हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको क्लास 12th के जो टॉपिक्स चल रहे हैं इनमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। और अगर आ भी रहा है तो बिल्कुल बताइए, कमेंट्स के सेक्शन तो एटलीस्ट आपके पास सही हैं। और अगर नहीं है तो आपके लिए बैचेस चल रहे हैं, वो बैचेस आप डेडिकेटेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको डाउट जैसे जो आते भी हैं उनको रिजॉल्व करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये आपको एक कदम और आगे लेके जाएगा। आज हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइडिया बहुत कुछ लग गया होगा सुनते ही कि सोशल डिफरेंसेस हम सारे लोग जानते हैं और इसके बारे में लगभग लोगों को पहले से भी पढ़ के आ रहे हैं। क्लास 11th में भी जब हमने पढ़ा था तो ऐसी ही एक साइट थी मेसोपोटामिया वाली, है ना, वहां पे भी सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा अपने नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री यानी इंडियन जो हमारी ये साइट है इसके बारे में समझते हैं कि कैसे वहां पे सोशल डिफरेंसेस हैं। अब ये थोड़ा सरदर्द हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए। क्यों सरदर्द? इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये लोग सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए निकलते हैं तो इन्हें वही पुरानी चीजें हर लेक्चर में जो मैं बोलता हूं, रिमेन्स तो मिलते हैं, मटेरियल रिमेन्स तो मिलते हैं, लिखा हुआ कहीं कुछ मिलता नहीं है, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और अपने अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्फ्रेंसेस हैं, थ्योरीज हैं, वही हमें देते हैं, उसी को हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। अगर क्ले टेबलेट जैसा कुछ मिल जाता, लिखा हुआ, प्रॉपर अकाउंटेड, डिकोडेड, डिसाइफर्ड लैंग्वेज मिल जाती, तो शायद इतिहास में हमको और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिल जाती कि अच्छा ऐसा था उनका डेली लाइफ पैटर्न या सोशल फैब्रिक। तो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस मीन्स हिस्टोरियंस आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वाज देयर इन द सोसाइटी। कि यार इतने बड़े अगर हम सेटलमेंट में देखें तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग एक जैसे रहे होंगे। हर सोसाइटी में क्या होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मतलब इनइक्वालिटीज जैसी चीजें तो होती ही हैं, यहां पर भी होंगी। तो वो कौन से डिफरेंसेस थे, कौन कौन सी इनइक्वालिटीज या कौन से ऐसे पैमाने थे जिनसे इतिहासकारों ने समझा। तो इतिहासकार जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कि यहां पर कोई डिफरेंस था, कोई सोशल डिफरेंस, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंस, इकोनॉमिक डिफरेंस या रिलीजियस डिफरेंस। तो इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है क्या हमें मेसोपोटामिया नहीं, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, नाम दोनों एमएम से है। तो क्या यहां पर भी वैसे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं? ठीक है, दो चीजें निकल के आती हैं, दो क्लू जो हैं इनको मिलते हैं। और ये जो दो क्लू हैं इनमें पहला क्लू है बरियल्स। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, इसलिए अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो। बरियल्स देखने से समझ में आ गया, बरी किया गया हो जहां पर किसी को, दफनाया गया हो जहां पर किसी को, दैट इज कॉल्ड बरियल। एंड द लग्जरीज मीन्स द काइंड ऑफ मटेरियल्स दे यूज्ड, जो चीजों उन्होंने इस्तेमाल की होंगी, यूज की होंगी, लग्जरी की, या मैं कह दूं कि कुछ ऐसी प्रीशियस चीजें इस्तेमाल करी होंगी, ठीक है, जो नॉर्मल लोग नहीं यूज करते रहे होंगे, जिससे एक अंदाजा लग गया होगा कि यार ये पर्टिकुलर टाइप की जो चीजें हैं वो सिर्फ कुछ जगह पे मिल रही, हर जगह पे नहीं मिल रही। ऑलराइट, सो देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज टू ट्रैक द सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग द पीपल। ठीक है, उस पर्टिकुलर कल्चर में जितने लोग रह रहे थे, हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, राखीगढ़ी, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस समय जो लोग रह रहे थे उनके बीच में किस तरह के डिफरेंसेस थे, कैसे उनके बीच में लोगों का एक वो था कि भाई ये अपर क्लास के, लोअर क्लास के, रिच, पुअर, ठीक है, ये सब कुछ दो बेसिस पे समझ में आता है इतिहासकारों को। पहला बरियल और दूसरा लग्जरीज। आपको याद होगा, है ना, पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, है ना, मम्मी रिटर्न्स और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें आपने पिरामिड देखे होंगे। अब ये क्यों आ गया बीच में, चर्चा क्यों हो गई पिरामिड की? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिरामिड्स थे, ये पिरामिड में लोगों को दफनाया जाता था, और उनको ना सिर्फ दफनाया जाता था बल्कि बड़े पैमाने पर उनमें वेल्थ भी रखी जाती थी, ठीक है, पैसे वगैरह भी रखे जाते थे। आफ्टर लाइफ में भरोसा करते रहे होंगे तो उनको लगता रहा होगा कि इस जन्म में जो कुछ भी
यूज़ किया, बेचारा बड़ा रॉयल आदमी था, रॉयल्टी के बिना जिंदा ही नहीं रह पाता था, है ना। तो थोड़ा सा ऐश आराम करने के लिए इसको दूसरे जन्म में भी जहाँ जा रहा होगा, ये अब बातचीत नहीं कर रहा हमसे, शांति से लेट गया है, तो जहाँ भी जा रहा होगा ये उस वहाँ के लिए भी थोड़ा बहुत रख देते हैं, तो वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ एंजॉय करेगा। अब भगवान जाने, या मतलब जो भी जैसा भी है, मतलब बिना मरे तो कहते हैं ना स्वर्ग समझ नहीं आता। तो यहाँ रहते रहते तो आपको पता नहीं चलेगा कि जाने के बाद क्या यूज़ कर सकते हैं आप, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आप पीछे दो ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र वही इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इजिप्टियंस लोग जो है ममीज़ बनाते थे, और ममीज़ जो है उनमें बरियल्स भी होते थे, बेसिकली बरियल्स के साथ साथ उसमें बड़े अमाउंट पे वेल्थ भी होती थी, जो कि सोशल डिफरेंसेस को इंडिकेट भी करती थी कि भाई जो ममीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ रखी गई है, तो ये किसी पर्टिकुलर रॉयल फैमिली का मेंबर रहा होगा, फ़राओ की फैमिली का, और कई जगह पर आपको ऐसे भी मिल गए जो सिंपल ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मोहनजोदाड़ो में भी बरियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं समझने में, कि जहाँ जहाँ भी दफनाया जाता है लोगों को, तो हड़प्पन साइट में भी वही किया गया है। दफनाने के लिए गड्ढों का इस्तेमाल, पिट्स का इस्तेमाल किया गया। गड्ढा खोदा, उसमें उस पर्सन को दफना दिया, बाय करके चले आए, ठीक है, रेस्ट इन पीस बोल के कि अब तुम आराम करो यहाँ पे। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वाज मेड। अब बात टेक्निकल यहाँ पे आती है। टेक्निकल बात क्या, कि द वे द पिट्स वर मेड, ठीक है, उनको जो बनाया गया था बरियल्स को, गड्ढों को, पिट को, उनके पैटर्न में डिफरेंसेस देखने को मिलता है हमें। हो सकता है कई बार ऐसा रहा हो कि कोई बड़े व्यक्ति हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है, नेता हैं, तो राजा हैं, कुछ भी हैं, या और भी बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं सोसाइटी के, अब वो निपट गए तो उनको यहाँ पर मतलब सिधार गए, तो उनको जो है यहाँ पर जब बरी किया जाएगा तो एक विशेष तरीके का जो पिट है वो खोदा जाएगा, ठीक है। चलो, सो समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वाज मेड। ऑल राइट, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस वर देयर? इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विथ ब्रिक्स, ठीक है, यानी कि जो उसका बरियल का कब्र है जो वो बना दिया गया जब, तो बनाने के बाद कई बार उसकी जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स हैं, उसको ब्रिक्स से आउटलाइन भी किया गया है, बॉर्डर्स वगैरह बनाई गई हैं उसकी, उसके बाहर भी देखने को मिलेगा, अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा कुछ कुछ में ऐसा देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस? क्या ये जो बरियल्स के पैटर्न हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं कि जो दफनाया गया व्यक्ति है उस कब्र में, वो सामान्य व्यक्ति या विशेष व्यक्ति इस तरीके से रहा होगा, ठीक है, सामान्य कब्र में या विशेष तरीके से आउटलाइन की गई कब्र में? वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। भाई किताब वाले ही ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में श्योर नहीं हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मत कहिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। बुक में ही ये लिखा वी आर नॉट श्योर बिकॉज हिस्टोरियंस हैव नो डायरेक्ट क्लूज, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा कहीं पे मिल जाता जिसको इतिहासकार पढ़ पाते और बहुत अच्छे से समझा पाते, तो वो किताब में समझाते, मैं आपको समझा देता समझ के, लेकिन अब मैं नया इतिहास तो बना नहीं सकता। सो वी आर नॉट श्योर, ध्यान रखिएगा। वी कैन जस्ट मेक assumptions, हम assumption जरूर बनाए। assumption का मतलब है कि जो अब हम देख रहे हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये एक फोटो आपको सुंदर से दिखाते हैं, ये स्वर्गीय भाई साहब जो भी हैं, तो जब इनको यहाँ पे दफनाया गया है, तो आप इस कब्र को देखिए, ये कब्र नॉर्मल कब्र की तरह नहीं दिख रही है आपको, बकायदा इसमें आउटलाइन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इस कब्र को बकायदा ये देखो, थोड़ा विशेष तरीके से इसकी बाहर भी आप ईंटों का आउटलाइन देखो, और अंदर भी थोड़ा सा आपको ईंटों का एक वो आउटलाइन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब ये कौन थे, ये सिर्फ 3 लोगों को पता हो सकता है, जो वो खुद थे, उनको, भगवान को, और जिन लोगों ने दफनाया उनको। अब आज के डेट में कोई और रेफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी। अब इसमें भी आपने देखा ना, ये जो आपने अभी ये ग्रेव देखी, ये जो कब्र देखी, इसमें इनके सर पे कुछ बर्तन वर्तन रख दिया गया है, ठीक है। ये तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो शायद खुदाई के दौरान रखा गया होगा।
ये आप देख सकते हैं कि बर्तन भाड़े इनके साथ दे दिया गया था कि अब आप जब जा रहे हो तो बर्तन वर्तन में लेते जाओ, ठीक है, काम आएगा आपको जहाँ भी जा रहे हो। तो इस तरीके की आपको ग्रेव देखने को मिलेंगे, ग्रेव पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, तो कई जगह पर उनको जो ज्वेलरी वो पहनते थे वो ज्वेलरी भी रखी गई है कि ये आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखिएगा बनावट का, है ना, जहाँ भी जा रहे हैं तो बन सवर के जाइएगा। perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife, maybe like the Mesopotamians, उनका भी यही आइडियोलॉजी रहा होगा, इस तरीके की मान्यता रही होगी कि जब इस संसार को छोड़ दिया आपने तो आपकी जो दूसरी जर्नी शुरू हो रही है उस जर्नी में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर लाइफ में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है ये लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे। आफ्टर लाइफ का मतलब होता है कि एक जो जीवन आपको यहाँ दिख रहा है, इस जीवन में तो ठीक है आप सारी डीलिंग्स कर ही रहे हैं, एक जीवन जो इस जगह के लोगों की नज़र से ओझल है, परे है, जहाँ पर अब आप जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको जो है कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है ना। तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी में शायद इन्होंने ध्यान रखा होगा कि भाई ये जो यहाँ पर अभी जा रहे हैं ये टेम्परेरी है, यहाँ का अकाउंट खत्म हुआ, आप दूसरी जगह जा रहे होंगे ये। तो सम काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ थॉट वॉज देयर। चलो, ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, ये हमें एविडेंसेस से, मूर्तियों से सब पता चला है। कई जगह की मूर्तियां जो है, अभी आगे भी हम क्लियर देखेंगे इन चीज़ों को, तो कई जगह की जो मूर्तियां हैं उनमें देखोगे कि जो मेल्स हैं उन्होंने भी कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। तो ये बरियल से भी देखने में समझ में आता है। तो ये क्लियर हो गई बात कि पुराने समय में भी, यानी कि 5000 साल पहले भी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो दोनों तरीके के लोग पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी। इनफैक्ट इन द एक्सकेवेशंस एट द सिमेट्री इन हड़प्पा, 1980 के आसपास हड़प्पा में एक सिमेट्री यानी कि पूरी कब्रगाह जहाँ पर बड़े पैमाने पर, मतलब स्मशान कह दो, तो वो खुदाई की गई, स्मशान में जब खुदाई की गई प्रॉपर, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स, ठीक है। जैस्पर, जैस्पर एक तरीके का सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लाल कलर, हरा भी होता है, लाल भी होता है। जैस्पर एक पत्थर ही है चमकीला टाइप का जिसको आभूषण के तौर पर, ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे लैपिस लाजुली ब्लू स्टोन है, वैसे ही जैस्पर एक ग्रीन और लाल कलर का पत्थर होता है, ध्यान रखिएगा, इसको पहनते थे। तो 3 शेल रिंग मिली है वहां पे, ठीक है, मतलब एक अंगूठी है जिसमें 3 शेल लगी हुई हैं, सेल नहीं है, शेल लगी हुई है, ठीक है ना। जैस्पर मिला है, मतलब जैस्पर की बनी हुई ऑर्नामेंट्स मिली हुई हैं, बीड्स, मनके मिले हुए हैं, और कई सारे माइक्रो बीड्स, बहुत छोटी छोटी, माला टूट गई होगी तो छोटे छोटे जो मनके रहे होंगे वो मिला है। नियर द स्कल ऑफ अ मेल, ये पुरुष के खोपड़ी के पास में, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको स्कल बोलते हैं, ये गर्दन से लेकर ये पूरा, तो स्कल के पास मिला। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर्स। अब हो सकता है जैसे कुछ सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष मरा होगा या कोई भी मरा होगा, तो अमूमन हमें जो है वो अपना चेहरा देखने का, कि जब हम ऊपर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा जाके देखें, मतलब जहाँ भी आफ्टर लाइफ में जा रहे हैं तो एक, है ना, समझ रहे हैं कि शीशा देख के जाएं कि भाई प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं है। सो अब जो भी मान्यता रही हो, ठीक है, सो इन दोज इंस्टेंसेस, कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस पे जहां इस तरह की कब्र मिली है, वहां पर कॉपर का एक मिरर देखने को मिलता है। ये कॉपर मिरर का हैंडल आप देख पा रहे हो, जिसको मैंने इंक्लूड कर दिया कि बहुत अच्छे से देख लो। ये कॉपर मिरर का एक आपको मतलब हैंडल ही दिख रहा, मतलब मिरर ही है बेसिकली। अब इसमें लगा रहा होगा शीशा वीशा लगा रहा होगा जो कि अब टूट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो बरियल समझ में आ गया बहुत अच्छे से, बरियल्स हमने देख लिया, पहले बरियल हो गया। अब पढ़ते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज, यानी कि जो दूसरा एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया इतिहासकारों के दिमाग में था सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने का, वो था लग्जरीज। चलो, कितना जो प्रीशियस चीजें हैं, लग्जरी वाली चीजें हैं, ओके। सो अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो आर्टिफैक्ट्स हिस्टोरियंस को मिलते हैं, आराम तलब वाले हैं या सामान्य यूज, जनरल यूज वाले हैं, ये 2 तरीके के हैं। यूटिलिटेरियन है, ठीक है, यूटिलिटेरियन का मतलब हो गया कि सामान्य उपयोग में आने वाले हैं या लग्जरी वाले हैं, ठीक है। जैसे आप अमूमन 24 घंटे सूट पहन के नहीं निकलोगे, ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति जैसे नहीं निकलता होगा, या मैं कह दूं कि अमूमन जैसे
आप बहुत ही महान बड़े राजा ही नहीं हैं तो आप सोने चांदी की चम्मच में नहीं खाते होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नॉर्मल यूज़ में आती रही होंगी, नॉर्मल यूटिलिटी में आती रही होंगी, ठीक है, ऐसा। और कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो लग्जरी में काउंट होती रही होंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और ट्री। अब ये कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई भी जो चीज़ है वो यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए है या लग्जरी पर्पस के लिए। तो जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, अब मान लीजिए सोने का चम्मच है, तो अब रोज सोने के चम्मच से दाल चावल तो खाओगे नहीं, ठीक है। अगर आप राजा महाराजा नहीं है, मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसा भी है, तो भी रोज हो सकता है, पॉसिबल नहीं कि सोने या चांदी की चम्मच से खाएं। हो सकता है स्टील के चम्मच रेगुलर यूज़ में हो, लेकिन कभी जब आपकी मीटिंग हो बड़े व्यक्ति के साथ में, या कभी ऐसा हो कि घर में बड़ा प्रोग्राम है, तो आप चांदी की चम्मच निकाल लो, या कुछ ऐसा ओकेशन है, ठीक है, वो कहते हैं ना पहली बार जैसे खिलाया जाता है बच्चों को, तो उस तरह का ओकेशन है, तो आपने जो है वो चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच निकाला हुआ है कि आज जो है इससे मुंह मीठा कराया जाए। तो किस मटेरियल का बना हुआ है वो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट, इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो यूटिलिटेरियन पर्पस का है या वो लग्जरी पर्पस का है। होपफुली ये क्लियर होगा। चलिए, सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, जैसे कि पत्थर या क्ले, इनसे बने होते थे। और अगर प्रीशियस हैं, लग्जरी में है, तो कुछ प्रीशियस स्टोन से मिलके बने होंगे। चलो, जैसे क्वेरन्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो सिलबट्टे वगैरह वाला जो पीसने विसने का होता है ना, या कूटने का होता है, इसी को क्वेरन बोलते हैं। बर्तन हो गए, पॉटरीज, निडल्स, सुइयाँ वगैरह हो गई, ठीक है। फ्लैश रबर्स हो गए, फ्लैश रबर मतलब बॉडी स्क्रबर जो है नहाते समय, जैसे आजकल आप वो लूफा होता है ना कि बढ़िया मैल निकल जाए रगड़ के नहाने का, वैसा वाला सिस्टम। तो ये सब कुछ जो है मिला है हमें देखने को। तो दीज आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट। अब थ्रू आउट सेटलमेंट है मतलब पूरे सेटलमेंट में इस तरीके की चीजें मिली है। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ खास लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग पूरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उस थ्रू आउट सेटलमेंट में भी अब आप देखोगे पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। ये कुछ बर्तनों के आपको इंडिकेशन दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यूटिलिटेरियन पर्पस के ज्यादा बर्तन आपको दिख रहे होंगे। चलिए, सो आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वेर लग्जरीज। जनरल वाले तो समझ में आ गए, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे समझ में आया कि कोई भी चीज जो है वो स्पेशल है, लग्जरी में यूज होती रही होगी। तो इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिला हो जो कि रेयर मिला हो, जैसे थ्रू आउट सेटलमेंट अगर कोई लूफा मिल गया, थ्रू आउट सेटलमेंट मतलब सब कोई नहाते थे, नहाने के शौकीन लोग थे, वैसे भी नहाने के लिए पूरा स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, तो नहाने के शौकीन लोग थे, नहाने से परहेज या गुरेज नहीं करते थे, ठीक है। तो वो जो कुछ मिल गया वो सुई हुई तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी ना जो थोड़ा सा रेयर होंगी, हर जगह नहीं मिल रही होंगी, या ऐसी चीज़ से मिली होंगी, बनी होंगी जो कॉस्टली होगा थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी नहीं अवेलेबल होता होगा वो मटेरियल, ठीक है, या नॉन लोकल मटेरियल होगा। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेयर, कॉस्टली एंड नॉन लोकल मटेरियल। ये तीन चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लो। तो लग्जरी के लिए, लग्जरी का क्या क्राइटेरिया रख दिया उन्होंने कि या तो रेयर होगा, जल्दी हर जगह पे नहीं मिल रहा होगा, या वो थोड़ा सा कॉस्टली चीजों से मिलके बना होगा, या फिर वो नॉन लोकल मटेरियल से मिलके बना होगा, ठीक है, विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। एक तो नॉन लोकल मटेरियल है, ऊपर से उसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी ऐसी लगी होगी जो इजी नहीं होगी, थोड़ा सा एक्सपर्ट लोगों के पास ही होगी। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने लग्जरी में रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो एक तरह का आपको मटका बर्तन छोटा सा ऐसा दिख रहा है, काला काला सा, ब्राउन मतलब थोड़ा डल कलर का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली जला हुआ है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सो पॉट्स ऑफ फायंस, फायंस के जो पॉट्स होते थे, अब ये क्यों इस तरीके से इनको नाम दिया गया, क्योंकि ये एक प्रकार के पदार्थ से बनते थे, ठीक है, जो कि जो बालू या सिलिका जो होती है, सिलिका एक तरीके का पदार्थ ही है जो अमूमन रेत से ही मिलता है आपको, ठीक है, सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड। तो सिलिका या बालू को क्या करते थे, पहले वो लोग कुछ कलर से मिलाते थे, उसमें कलर वगैरह मिला के फिर उसमें गोंद वगैरह गम एक प्रॉपर टाइप का मिलाते थे, जिससे उसकी पकड़ थोड़ा मजबूत बनती रही होगी, और फिर उसको बेक किया जाता था, आग में उसको गर्म किया जाता था प्रॉपर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, सिलिका जल्दी मिलेगा भी नहीं आसानी से, ठीक है। तो इसलिए ये प्रीशियस चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनको प्रीशियस माना गया है, क्योंकि थोड़ा बनाने में भी इनको
मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो इस तरीके के बर्तन जहाँ जहाँ मिले हैं तो ये माना गया कि भाई ये लोग थोड़ा सा रईस टाइप के लोग रहे होंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स जो है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है उसको ज़्यादा जल्दी अफोर्ड कर लेते रहे होंगे, ईजिली अफोर्ड करते रहे होंगे। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा समस्या है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी ही टेक्नोलॉजी से बनती हैं, लेकिन वो प्रॉपर आप देखोगे तो हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्पिंडल वोल्स। अब स्पिंडल वोल्स आप समझेंगे, लट्टू जैसी एक चीज़ आपने देखा होगा कभी अपने जीवन में, तकली तो देखा ही होगा ना, बीच में धागा डाल के इसे करके ऐसे पूरा ऐसा घुमाते थे उसको। तो ऐसे ही कुछ करके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। बेसिकली ये क्या है, यार्न धागा वगैरह बनाने के काम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देखो गोल गोल देख रहे हो, ये तो ये जो है बेसिकली इनको स्पिंडल वोल्स कहते हैं। और ये बेसिकली फैब्रिक वगैरह बनाने और यार्न जो है उसको प्रॉपर सीधा करने के काम में लाते थे। अब ये खूब सारे मिले हैं, लेकिन ये बनाना आसान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी फाइनेंस लाइक मटेरियल से ही बनते हैं। बट डू बी क्लासिफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। अब इसको लग्जरी माने हम कि यूटिलिटी वाला सब्सटेंस माने, तो ये कंफ्यूज रहना है अपने को इसमें। मतलब कहने को कि अपने को यही सेंटेंस लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। वी आर नॉट श्योर दैट सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वर लग्जरी और द यूटिलिटेरियन। कंफ्यूज ही रहना है, ध्यान रखना, बिल्कुल श्योर मत हो जाना, क्योंकि अगर श्योर हो गए कई जगह पर कंफ्यूज रहने में नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, खासकर इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर ही ऐसा है जो पूरा आपको 100% हर एक चीज़ को श्योरिटी के साथ नहीं बोलेगा। अगर आपने श्योरिटी के साथ लिख दिया और टीचर ने श्योरिटी के साथ पढ़ लिया तो दिक्कत हो सकती है। चलिए फिर इसके अलावा कुछ एक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं हमें। ये भी पैटर्न्स देखने को मिले कि अमूमन क्या होता था कि कुछ कुछ प्रीशियस चीज़ें जो होती थी उनको एक्सकेवेशंस के दौरान पाया गया है होल्ड किया हुआ। तो जैसे फायंस वगैरह की कुछ चीज़ें हैं, तो फायंस में ही फायंस वाले बने बर्तनों में ही बहुत कुछ हमें कुछ वेल्थ के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे जो एविडेंसेस हैं वो आपको होर्ड के थ्रू मिलते हैं। होर्ड क्या होता है, होर्डिंग वर्ड बहुत अच्छे से पता है। होर्ड का मतलब होता है एक जगह पे उसको इकट्ठा कर देना, ठीक है ना। होल्डिंग वर्ड तो आपने सुना ही हुआ, तो होल्ड वही से आ रहा है। होल्ड का मतलब है कि उसको दबा के प्रॉपर कुछ गाड़ के रखना, ट्रेजर टाइप का कुछ ऐसा कभी होता है ना, खुदाई के दौरान निकल के आता है, तो उसको होल्डिंग कहते हैं। तो होल्ड मिले हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है। आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल, ठीक है। तो ऐसे एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करके आपको ये चीज़ समझाई जा रही है, ठीक है, कि कई बार क्या होता था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉट्स वगैरह में कुछ चीज़ों को केयरफुली प्रोटेक्ट करके या प्रिजर्व करके सेफली रखा जाता था, ठीक है। जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए होंगे, तो हमें इस तरीके के मटेरियल मिले, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे ज्वेलरी हो गई, मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इनको क्या है, चाहे मेटल वर्कर रहे हों या नॉर्मल व्यक्ति रहे हों, ठीक है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति का मतलब है शायद व्यापारी ही रहा होगा, तो वो कुछ ज्वेलरी को अपने प्रॉपर स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा होगा होर्ड के तौर पर, ठीक है। तो ये हमें बड़े पैमाने पर मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। और जब ये मिलते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट इससे बस अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस तरीके का पर्टिकुलर मैटर या मटेरियल या पॉटरी या मेटल यूज में थी, बस और कुछ नहीं। जैसे हमें गोल्ड जो है, अब जो प्रीशियस चीज़ है, गोल्ड भी तो एक प्रीशियस चीज़ है। तो हड़प्पा में गोल्ड जहाँ जहाँ ज़्यादातर मिला है वो सब होर्ड में ही मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा लग्जरी में भी आप कह सकते हो कि हाँ, हो सकता है लग्जरी में ही रहा होगा, क्योंकि ये होल्ड के तौर पर मिला है ज़्यादातर। तो इस तरीके के एविडेंसेस हमें मिले हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पर हमने सोशल डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो उसके साथ अब अगला आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। द इन्फॉर्मेशन इज कि बैचेस आर रनिंग फॉर यू। Don't delay and enroll on these batches right now. For the class 11th we have Inception batch, and for the class 12th we have Victory batch. For you guys, dedicated batch, Victory batch humanities का ये proper batch है, ठीक है, जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। एक बार इसमें एनरोल हो गए ना, तो ये मान के चलो कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हो। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी जो चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं कहूँ तो वो यही है। तो बिल्कुल बिना डिले करे आप इन बैचेस में एनरोल करिए, ठीक है। क्या बेनिफिट हैं जब आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं? यू हैव द ऑप्शन
टू इंटरैक्ट विथ योर टीचर, इट्स अ काइंड ऑफ ऑफलाइन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप अपने टीचर के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डाउट आया मन में, कोई टॉपिक पर्टिकुलर चल रहा है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन के लिए पता चला भूल जाएगा अभी, या फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, उसी समय जरूरी है, तो आप टीचर से पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग डे का तो ठीक है, इंतज़ार कर ही लो और डिटेल में जानने के लिए, लेकिन उस समय भी अगर उसको बहुत ईजिली समझाया जा सकता है कम समय में, तो टीचर डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे आपको। देन लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विज, तो देर इज़ ऑप्शन फॉर दी पोल क्विज, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं वहाँ पे और आप अपनी लर्निंग को एसेस कर सकते हो। देन देर इज़ इंटरैक्टिव थिंग पोल लीडर बोर्ड, अब वो लीडर बोर्ड में फिर क्लियर हो जाएगा कि यार आपने अगर सही आंसर दिया है तो वो चीज़ भी आ जाएगी, है ना, सामने आ जाएगी, और आप अपने फ्रेंड के साथ compete कर रहे होगे वहाँ पे, तो आपको अपनी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से कॉन्सोलिडेट होते दिखेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा ही, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत बढ़िया से बूस्ट होगा। चांस टू विन स्कॉलरशिप, दिस इज अनदर बेस्ट फीचर, यू कैन स्पॉन्सर योर स्टडीज एज वेल। इफ़ यू कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू विन, देन मान के चलो कि आपकी जो पढ़ाई है उसका खर्चा भी आपने आसानी से वहन कर लिया, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद, अच्छा ये जितने भी बेनिफिट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ही है वो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बिल्कुल जो भूलना नहीं है, जब आप इन बैचेस के एनरोलमेंट करने जाएं तो यूज़ द कोड इंद्र, आपको डिस्काउंट मिलेगा इन पे, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विथ अस, आप कनेक्ट कर सकते हैं सोशल स्कूल के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। होपफुली ये लेक्चर बड़े काम का रहा होगा और सोशल डिफरेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद सोशल स्कूल। थैंक यू।